Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. As we already discussed about the Joiner Stock Company, its advantages, disadvantages, and all the related information that are the part of Joiner Stock Company. As per the today's discussion, we will discuss about the cooperative society, which is the next part after the discussion of Joiner Stock Company. As per the introduction of cooperative societies, we must know what is the definition and what is the introduction of cooperative society. As per the introduction of this, cooperative societies is a voluntary association of small producers or consumers for their mutual benefits. It is formed for producing and supplying goods in accordance with the need and requirement of the members who compose it. यानी एक ऐसी एसोसिएशन जिसका मकसद या जिसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर शामिल हों जो कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करें और इसको फॉर्म करने का जो पर्पस है वो क्या है कि प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स हु कंपोज इट, यानी उन लोगों को बेनिफिट देना या उन लोगों को फैसिलिटेट करना कि जो इसको बनाने में शामिल हों या जो इसके members हों. And now we have to discuss the purpose of cooperative societies. As per the purpose, we find that it is formed for the purpose of achieving economic, social and educative benefits. इस cooperative society को बनाने का जो basic purpose हमारे सामने आता है वो इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेटिव बेनिफिट्स को हासिल करना है, यानी वो तमाम तर मेंबर्स जो कि इस सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं उनको इकोनॉमिक और सोशल के साथ साथ एजुकेटिव बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएं. उसके साथ साथ इसके पर्पस में ये चीज़ शामिल नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस पे काम करें, यानी प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द मेन एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम फैसिलिटेट करना है अपने मेंबर्स को, ना कि मुनाफा कमाना. उसके बाद हम देखते हैं इट्स एम इज टू एलिमिनेट द सर्विसेज ऑफ मिडलमैन एंड ब्रिंग्स बेनिफिट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. यानी अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या उसकी सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए ये बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं उसका प्योरली कनेक्शन जो होता है उसके मेंबर्स के साथ होता है. As these are the purposes of creating or establishing cooperative societies. अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि इट्स मेन एम इज़ टू ब्रिंग म्यूचुअल बेनिफिट टू द मेंबर्स, यानी इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए. सेकंड पे हमारे पास आता है इट कलेक्ट्स कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स, यानी मेंबर्स जो हैं उनसे कैपिटल की कलेक्शन होती है या उनकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें शामिल होती है. उसके बाद देयर मस्ट बी एटलीस्ट 15 मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 15 अफराद का मौजूद होना ज़रूरी है. उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की हम जब बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी रूल्स को फॉलो किया जाता है. हर किसी के पास एक राइट होता है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं और उसके साथ साथ उनको वोट करने का भी हक होता है, बट वो वोट सिंपल सिंगल वे में या एक दफ़ा इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की. ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो शेयर ट्रांसफ़र होंगे वो सिर्फ मेंबर्स टू मेंबर्स ट्रांसफ़र होंगे, नॉन मेंबर्स में शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टू द मेंबर्स ऑन द पेड अप कैपिटल. यहाँ जब हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल के हवाले से और ख़ासकर डिवीजन के हवाले से, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि जो टोटल परचेज आपके पास आती है ड्यूरिंग द ट्रेड के हवाले से, उसके हवाले से या उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जाता है. यानी जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की और उस परचेजिंग के बाद उसने जो कंज्यूमर्स को प्रॉफिट आया उसको अमंग द मेंबर्स उसकी परचेजिंग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ईयर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. लास्ट हमारे पास आता है इट्स एंटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स.
बेसिकली जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना एज अ सेपरेट आर्टिफिशियल एंटिटी, जहाँ पर इसके मेंबर का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो एंटिटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द मेंबर्स। एज पर दी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एडवांटेज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की सूरत में आता है वो है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप इस तरह हो रहा है, वो इस तरह डेवलप होता है कि जब कंज्यूमर्स अपनी रिक्वायरमेंट को डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कनेक्ट करके कंप्लीट करते हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द मिडलमैन। इट्स मीन जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि ये बेनिफिशियल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात आती है इकोनॉमी की। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितने भी प्रोड्यूसर्स हजरात हैं उनको अगर मार्केटिंग करनी ना पड़े, एडवर्टीजमेंट करनी ना पड़े और उनके पास कस्टमर्स डायरेक्ट ही मौजूद हो या उनका लिंक डायरेक्ट कस्टमर से हो तो डेफिनेटली वो उनके लिए इकोनॉमिकल हो जाता है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गुड्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से अवेलेबल होती हैं वो मार्केट के हिसाब से काफ़ी कम कीमत की होती हैं या चीपर प्राइस पे होती हैं, और इस वजह से जितने भी नए कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं उन कम कीमत प्रोडक्ट को जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नो सरप्लस अकाउंट की या नो सरप्लस अमाउंट की या सरप्लस स्टॉक की। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सरप्लस का मतलब है वो एक्स्ट्रा या जायद की बात आती है। इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के, तो प्रोड्यूसर जो हैं वो भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनाते, वो हमेशा उतनी ही चीज़ें बनाते हैं कि जितने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेविंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसका ताल्लुक जहां तक एक्सपेंसेस की है मैनेजमेंट की, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज उस सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। दे ने नेवर डिमांड कि जी अगर वो अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स उस सोसाइटी को देंगे तो दे आर गोइंग टू डिमांड समथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेटिव वैल्यू की। एजुकेटिव वैल्यू बेसिकली इस सेंस में हम बात करते हैं कि यहाँ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हाई रहता है, यानी यहाँ लर्निंग जो है वो किस हवाले से है, कोऑपरेशन के हवाले से है, कोऑर्डिनेशन के हवाले से है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हम किस तरीके से अपनी सर्विसेज को इस तरह प्रोड्यूस करें या इस तरह प्रोवाइड करें कि वो बेनिफिशियल हो फॉर द मेंबर्स। फर्दर एडवांटेजेस में जो सबसे पहले एडवांटेज हमारे सामने आता है वो है प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस। यहाँ हम बात करेंगे उन तमाम तर मेंबर्स की जो कि उस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। ये अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी इन्वेस्टमेंट के बिहाफ के ऊपर वो तमाम तर अफराद जो कि कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या किसी स्मॉल यूनिट से वाबस्ता हैं, ताकि इनकी वजह से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आसानी से हायर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल बेनिफिट, और जब सोशल बेनिफिट की बात आती है तो यहाँ ताल्लुक बनता है आपके पास मेंबर्स के दरमियान या मेंबर्स की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलप होना, ताकि वो जनरल पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें। और यहाँ एक छोटा सा प्रिंसिपल जिसको फॉलो करते हैं वो है सेल्फ हेल्प इन द बेस्ट हेल्प, यानी अपनी मदद आपके तहत पे काम किया जाए और किसी पर डिपेंड ना किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट की। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं कि अगर उनके रिसोर्सेज कहीं इस्तेमाल हों तो उन अफराद को फैसिलिटेट किया जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है।
उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास इंटीग्रेशन आता है। इस इंटीग्रेशन का ताल्लुक बेसिकली बाहमी राब्ते की हम बात करते हैं, जो कि डिपेंड करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग दी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के दरमियान। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से हम इस इंटीग्रेशन को बनाने में कामयाब होते हैं। उसके साथ हम बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डेवलप होती है थ्रू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वहाँ पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, क्योंकि हर तरह का मेंबर जो है वो सोसाइटी का हिस्सा होता है। उसके बाद आती है इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस से मुराद बेसिकली यहाँ पर ये है कि यहाँ कोई मास्टर्स नहीं, कोई सर्वेंट नहीं होता, यहाँ एक रिलेशन होता है अमंग दी मेंबर्स। यहाँ पर ये नहीं है कि जी आपके मेंबर जो हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और जो मेंबर नहीं उनको फैसिलिटेट ना किया जाए, बल्कि तमाम तर अफराद को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, और जिसका बुनियादी मकसद सबको फैसिलिटेट करना है, ना कि किसी के लिए कोई गलत बात सोचना या किसी के लिए कोई नुकसान की बात करना। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे सामने आता है वो है लैक ऑफ कैपिटल, वजह नंबर ऑफ मेंबर्स की और उनसे मिलने वाले कलेक्शन की। यहाँ किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं किया जाता, तमाम मेंबर्स ही कलेक्शन करते हैं और वही इस कंपनी का या इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल बनता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी प्रोड्यूसर्स हजरात हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट, उनको भी पता होता है कि यहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर हैं या एक नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर कस्टमर्स मौजूद हैं, तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इन तमाम तर चीज़ों के मामला में। उसके बाद डिसएडवांटेज के बाद हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लैक ऑफ एफिशिएंट पर्सन। एफिशिएंट पर्सन बेसिकली वो तमाम तर अफराद जो कि स्किलफुल होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, तो इट बिकम अ डिसएडवांटेज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑपरेशन। लैक ऑफ कोऑपरेशन का चक्कर अगेन वही वाली बात आ गई कि अगर आप में अना है या सेल्फनेस है, तो आप बाकी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं आके रुकावट बन सकते हैं, या आपकी वजह से मामला जो हैं वो किसी दूसरे रुख पे जा सकते हैं। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से या लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से भी मामला जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद हमारे पास अनएजुकेशन की बात आती है। जब हम अनएजुकेशन की बात करते हैं तो हम डिपेंड करते हैं किन लोगों पर, उन्हीं लोगों पर जो कि मेंबर्स होते हैं। अगर वो अनएजुकेटेड हैं या अनस्किल्ड हैं तो इसका असर उसकी मैनेजमेंट पर पड़ता है, जो डिसएडवांटेज बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो है फ्रीक्वेंट चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स। यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्किल्ड ना होने की वजह से या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से जो मेंबर्स हैं, अगर वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाते तो जो डिमांड में चेंज आ रही है वो उसके बारे में आसानी से पता नहीं लगा पाते, जिसका नुकसान सोसाइटी को बर्दाश्त करना पड़ता है। That's all the chapter of cooperative society. Hope with the help of this video you can understand the advantages and disadvantages of cooperative society. Thank you very much.